कल्पना कीजिए कि किसी बड़ी ई कॉमर्स साइट पर ना बहुत भारी सेल चल रही है। हाँ, दिवाली सेल जैसी कोई सेल। हाँ बिल्कुल। और सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया था कि किसी एक खास बैंक के क्रेडिट कार्ड पर सीधा 15% का डिस्काउंट मिले। अच्छा। लेकिन जैसे ही सिस्टम लाइव हुआ, एक भयंकर गड़बड़ हो गई। हाँ। पता चला कि हर बैंक के कार्ड पर, यहां तक कि लोगों के नॉर्मल डेबिट कार्ड्स पर भी वो 15% का डिस्काउंट अपने आप लग रहा है। बाप रे, ये तो भारी नुकसान है। वही तो, कुछ ही मिनटों में कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो गया। और जब बाद में जांच हुई ना, तो पता चला कि ये कोई कोडिंग की गलती, मतलब कोई सिंटैक्स एरर या टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। ये असल में एक बहुत ही गलत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का नतीजा था। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। असल में ना ऐसी बड़ी विफलताएं तब देखने को मिलती हैं जब जब किसी सिस्टम का बुनियादी ढांचा, जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, वो बिना सोचे समझे बना लिया जाता है। सही बात है। डेवलपर्स अक्सर शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर नए प्रोजेक्ट के लिए ना बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब हर बार पहिए का नया आविष्कार करना है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि हर चुनौती का कोई एकदम अनोखा और नया समाधान खोजना है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन और आर्किटेक्चर के जो एडवांस्ड लेक्चर नोट्स हैं और जो कई केस स्टडीज हैं, जब हम उनकी गहराई में जाते हैं, तो एक बहुत ही सुकून देने वाली बात सामने आती है। और वो बात क्या है? वो ये कि आर्किटेक्चर का आविष्कार हर बार नए सिरे से नहीं किया जाता। हम बस जो पहले से आजमाए हुए और सफल डिजाइन्स हैं, जिन्हें हम पैटर्न्स कहते हैं, उनका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सोचकर ही हैरानी होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी सॉफ्टवेयर बनाते समय पहले से बने बनाए डिजाइन्स पर इतना निर्भर करती हैं। क्योंकि जिन प्रॉब्लम से कोई डेवलपर आज जूझ रहा है ना, उनके बेस्ट और सिक्योर सॉल्यूशंस दशकों की रिसर्च के बाद पहले ही खोजे जा चुके हैं। एक अच्छे सिस्टम आर्किटेक्ट का काम हर बार पहिया बनाना नहीं है। उसका काम है उस पहिए को सही जगह फिट करना। एकदम सही, ताकि गाड़ी बिना अटके चलती रहे। लॉजिकल है, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर सब कुछ पहले से बने सांचों में ही डाला जा रहा है, तो फिर इसमें क्रिएटिविटी कहाँ बची? मतलब क्या कोडिंग बस एक असेंबली लाइन का काम रह गया है, जहां हम सिर्फ पुर्जे जोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई है, बस उसका लेवल बदल गया है। लेवल बदल गया है मतलब वो माइक्रो लेवल से उठकर मैक्रो लेवल पर आ गई है। इसे समझने के लिए हमें दो बहुत ही जरूरी चीजों के बीच का फर्क समझना होगा: टैक्टिक्स और पैटर्न्स। अच्छा, टैक्टिक्स और पैटर्न्स। तो सबसे पहले ये टैक्टिक्स क्या बला है? टैक्टिक्स वास्तव में छोटे, बहुत ही फोकस्ड डिजाइन डिसीजंस होते हैं। इनका सीधा असर सिस्टम के किसी एक क्वालिटी एट्रीब्यूट पर पड़ता है। क्वालिटी एट्रीब्यूट मतलब जैसे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी या स्केलेबिलिटी? बिल्कुल। जैसे एक पुलिस इंटेलिजेंस सिस्टम का उदाहरण लेते हैं। ऐसे सेंसिटिव सिस्टम में सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी? डेटा की सिक्योरिटी, राइट? हाँ, डेटा तो हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। तो यहाँ सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का डिजाइन डिसीजन लिया जाता है। डेटा को ऐसे एनकोड कर देते हैं कि कोई हैकर उसे चुरा भी ले तो पढ़ ना सके। तो यहाँ एन्क्रिप्शन लागू करना एक टैक्टिक हुई। समझ गया। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब दो अलग सिस्टम्स का आपस में बात करना, उसके लिए भी ऐसे ही कुछ होता होगा? हाँ, मान लीजिए कोई ट्रैवल ऐप है जिसे एयरलाइंस के सर्वर से बात करनी है। वहाँ डेटा एक्सचेंज के लिए रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल होता है। ओहो, रेस्ट एपीआई। हाँ, तो रेस्ट एपीआई का चुनाव भी एक टैक्टिक है, जिसका काम सिर्फ दो सिस्टम्स के बीच बातचीत करवाना है। तो अगर मैं इसे एक रसोई घर के नजरिए से देखूं, तो ये टैक्टिक्स जो हैं वो खाना पकाने की सामग्री जैसे हो गए। अरे बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। हाँ, मतलब जैसे नमक का काम है नमकीन स्वाद देना, या हल्दी का काम है रंग लाना। हर सामग्री का अपना एक फिक्स्ड और लिमिटेड काम है। एकदम सही। और कोई सिर्फ नमक या हल्दी तो नहीं खा सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अजीब हो जाएगा। तो यहीं पर आते हैं हमारे पैटर्न्स। पैटर्न का मतलब है वो पूरी की पूरी रेसिपी। अच्छा। हाँ, वो रेसिपी जो ये तय करती है कि इन टैक्टिक्स को, यानी इन सामग्रियों को किस क्रम में और कितनी मात्रा में मिलाना है ताकि एक बढ़िया डिश तैयार हो। एक आर्किटेक्चरल पैटर्न हमेशा तीन चीजों के बीच एक ट्रायंगल बनाता है: कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। ये कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाला ट्रायंगल थोड़ा और सिंपल भाषा में समझाएंगी? श्योर। देखिए, कॉन्टेक्स्ट वो माहौल या सिचुएशन है जो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त बार बार सामने आती है। प्रॉब्लम
वो अड़चन है जो उस सिचुएशन में खड़ी हो जाती है। और सॉल्यूशन वो आजमाया हुआ ढांचा है, यानी हमारा पैटर्न, जो उस अड़चन को दूर कर देता है। ये तय करता है कि लेआउट कैसा होगा और कंपोनेंट्स आपस में डेटा कैसे शेयर करेंगे। तो अब जब हमारे पास टैक्टिक्स नाम की सामग्रियां हैं और पैटर्न्स नाम की रेसिपीज की पूरी किताब है, तो क्यों ना हम सॉफ्टवेयर की दुनिया के मेन्यू कार्ड से कुछ सबसे मशहूर रेसिपीज को देखें? बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक जो ढांचा मुझे हर जगह दिखता है वो है लेयर्ड पैटर्न। ये क्या है? लेयर्ड पैटर्न का तो नाम ही बता देता है कि वो क्या करता है। इसमें पूरे सिस्टम को अलग अलग परतों में, मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर्स में बांट दिया जाता है। जैसे किसी केक की लेयर्स होती हैं? हाँ, बिल्कुल केक की तरह। सबसे ऊपर होती है यूआई लेयर, यानी यूजर इंटरफेस, जो हमें स्क्रीन पर दिखता है। उसके ठीक नीचे आती है बिजनेस लॉजिक लेयर, जो सारे कैलकुलेशंस और रूल संभालती होगी। सही पकड़ा। और सबसे नीचे होती है डेटा लेयर, जहां हमारा डेटाबेस होता है और जानकारी स्टोर रहती है। अच्छा, इस पैटर्न में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज पढ़ी थी, इसका यूनिडायरेक्शनल नियम। हाँ, एक तरफा बहाव। मतलब डेटा या कमांड सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी, ऊपर से नीचे। तो जो हिस्सा यूजर को स्क्रीन पर दिख रहा है वो सीधे जाकर बैकएंड के डेटाबेस में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। यूआई को अपनी रिक्वेस्ट पहले बीच वाली बिजनेस लेयर को देनी होगी, फिर बिजनेस लेयर उसे चेक करेगी और वही उसे डेटा लेयर तक पहुंचाएगी। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मतलब सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। मान लीजिए कल को आपको पूरा डेटाबेस बदलना पड़े, पुराने सिस्टम से किसी नए सिस्टम पर जाना हो। हाँ, तो इस बदलाव का सबसे ऊपर वाली यूआई लेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बीच वाली बिजनेस लेयर एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगी। पूरा सिस्टम ऐसे आपस में उलझावा नहीं होता कि एक तार खींचो और सब कुछ गिर जाए। वाओ, ये तो बहुत ही क्लीन डिजाइन है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी रेसिपी सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो है MVC, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ, MVC वेब एप्लीकेशंस में ये बहुत यूज होता है। तो ये लेयर्ड पैटर्न से कैसे अलग है? देखिए, MVC की असली ताकत ना एक ही डेटा को अलग अलग तरीकों से दिखाने में है। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डैशबोर्ड है। अब यूजर्स उसी सेम डेटा को कभी बार ग्राफ में देखना चाहते हैं, कभी पाई चार्ट में, तो कभी सिर्फ एक टेबल में। हाँ, ये तो होता है। MVC में क्या होता है कि जो मूल डेटा है, जिसे हम मॉडल कहते हैं, वो अपनी जगह फिक्स रहता है। जो अलग अलग चार्ट्स दिख रहे हैं वो सिर्फ व्यू है। अच्छा, छेड़े फ्रंट एंड पर तुरंत डिजाइन बदला जा सकता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, बताइए। अभी हमने लेयर्ड पैटर्न में भी तो यही बात की थी ना, कि UI अलग रहेगा, लॉजिक अलग और डेटा अलग। बिल्कुल की थी। और अब MVC में भी हम व्यू और मॉडल को अलग कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों में असल फर्क क्या हुआ? मुझे तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। ये कंफ्यूजन बहुत आम है, मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे देखिए कि लेयर्ड पैटर्न ना एक मैक्रो लेवल का आर्किटेक्चर है। मैक्रो लेवल मतलब पूरी इमारत का नक्शा? हाँ, ये तय करता है कि नेटवर्क, सर्वर, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस के बीच का पूरा इकोसिस्टम कैसे बनेगा। जबकि MVC जो है वो एक माइक्रो लेवल या इंटरफेस लेवल पैटर्न है। अच्छा, तो वो सिर्फ इंटरफेस पर फोकस करता है? बिल्कुल, वो सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि यूजर के एक्शंस स्क्रीन पर कैसे दिखेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बड़े लेयर्ड आर्किटेक्चर के सिर्फ सबसे ऊपरी हिस्से को, यानी प्रेजेंटेशन लेयर को बनाने के लिए अंदर MVC का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हाँ, अब तस्वीर एकदम साफ हुई। मतलब ये दोनों दुश्मन नहीं हैं, बस इनका स्कोप अलग है। एक पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बना रहा है और दूसरा सिर्फ यूजर इंटरैक्शन को संभाल रहा है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। MVC तो एक ऐप के अंदर बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अगर हमें एक बहुत बड़े सिस्टम को दूसरे बाहरी सिस्टम से जोड़ना हो तब क्या करेंगे? और यहीं पर एंट्री होती है SOA की, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। SOA, ये भारी भरकम एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए होता है ना? हाँ, आजकल बड़े सिस्टम्स को एक ही विशाल ब्लॉक की तरह नहीं बनाया जाता। इसके बजाय उन्हें छोटी छोटी और इंडिपेंडेंट सर्विसेज में बांट देते हैं, और ये सर्विसेज नेटवर्क के जरिए आपस में बात करती हैं। जैसे इसमें कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और कुछ सर्विस कंज्यूमर। एकदम सही। इसे मैं फ्लाइट बुकिंग वाले एग्जाम्पल से समझता हूँ। मान लीजिए कोई ट्रैवल पोर्टल है जहाँ सारी एयरलाइंस की टिकट मिलती है। जैसे मेक माई ट्रिप या क्लियर ट्रिप। हाँ, अब इस पोर्टल के पास खुद की हवाई जहाज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ना ही इनका अपना फ्लाइट इन्वेंट्री डेटाबेस है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करते हैं? ये इंडिगो या स्पाइस जेट के अलग अलग सिस्टम्स को API के जरिए कॉल करते हैं। तो यहाँ इंडिगो का सर्वर सर्विस प्रोवाइडर हो गया
और वो ट्रैवल पोर्टल सर्विस कंज्यूमर हो गया। एकदम परफेक्ट उदाहरण। और इस आर्किटेक्चर की खूबसूरती देखिए। इंडिगो का सर्वर शायद जावा में लिखा हो, स्पाइसजेट का पाइथन में लिखा हो। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, लेकिन एसओए एक ऐसा स्टैंडर्ड बना देता है कि ये अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले सिस्टम्स भी आपस में बिना रुके डेटा शेयर कर लेते हैं। यूजर को सामने सिर्फ एक स्मूथ ऐप दिखता है, पीछे चल रहे इस विशाल नेटवर्क का उसे पता भी नहीं चलता। क्या बात है। अच्छा, ये तो बात हुई अलग अलग सर्विसेज के जुड़ने की, लेकिन जब एक ही ऐप के अनगिनत हिस्से दुनिया भर के अलग अलग सर्वर्स पे रखे हों, मतलब पूरी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, तो उनके बीच के इतने भारी ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ शायद वो ब्रोकर पैटर्न काम आता है। सही पकड़ा आपने। जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो हर सर्विस के लिए एक दूसरे का नेटवर्क एड्रेस याद रखना नामुमकिन हो जाता है। तो ब्रोकर पैटर्न क्या करता है, वो बीच में एक मिडिलवेयर ले आता है। मिडिलवेयर मतलब एक इंटेलिजेंट राउटर की तरह। हाँ। ये तो कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर मुझे मकान बेचना है और किसी और को खरीदना है, तो मैं सड़कों पे जाकर तो ग्राहक नहीं ढूंढूंगा ना, मैं एक ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर को पता है कि खरीदने वाला कहाँ है और वो हम दोनों को मिला देगा। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। सॉफ्टवेयर में भी यही ब्रोकर या मिडलवेयर अलग-अलग कंपोनेंट्स के बीच मैसेज पास करता है। मान लीजिए एक कंपोनेंट को कोई भारी काम करवाना है, वो बस ब्रोकर को मैसेज भेज देगा। उसे ये जानने की जरूरत ही नहीं कि वो काम करने वाला सर्वर अमेरिका में है या जापान में। बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है स्केलेबिलिटी में। मतलब अगर अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाए। हाँ, अगर ट्रैफिक बढ़ जाए और बैकएंड में 10 नए सर्वर्स जोड़ने पड़े, तो सामने यूजर्स के ऐप्स को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस ब्रोकर को बता दो कि भाई 10 नए सर्वर आ गए हैं और वो ट्रैफिक वहां मोड़ देगा। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। हमारे पास पैटर्न्स की पूरी लिस्ट आ गई, लेयर्ड, एमवीसी, एसओए, ब्रोकर। हाँ। लेकिन असली चुनौती तो ये होगी ना कि एक डेवलपर कैसे तय करे कि उसे अपनी प्रॉब्लम के लिए कौन सा पैटर्न चुनना है। ये डिसीजन हवा में तो नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते। ये डिसीजन पूरी तरह से इस बात पर टिका होता है कि सिस्टम से आपकी उम्मीदें क्या हैं। हम वापस उसी फ्लाइट पोर्टल वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है। मान लीजिए पोर्टल टिकट तो बहुत तेजी से बुक कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि हमें रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स चाहिए ताकि पता चले कि किस रूट पर डिमांड ज्यादा है। और एनालिटिक्स तो बहुत हेवी प्रोसेस है, वो तो बैकग्राउंड में लाखों रिकॉर्ड्स खंगालेगा। एग्जैक्टली। और नतीजा क्या होगा? उस भारी प्रोसेसिंग के चक्कर में जो नॉर्मल यूजर टिकट बुक कर रहा है, उसके लिए सिस्टम एकदम स्लो हो जाएगा, सिस्टम हैंग होने लगेगा। बाप रे, ये तो कोर फंक्शनैलिटी ही खराब हो गई एक नए फीचर के चक्कर में। और ये एक क्लासिक डिजाइन फेलियर है। इसे सुलझाने के लिए आर्किटेक्ट को समझना होगा कि ट्रांजैक्शन यानी टिकट बुक करना और एनालिटिक्स की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। एक को स्पीड चाहिए, दूसरे को प्रोसेसिंग पावर। तो मतलब यहाँ ऐसा पैटर्न चाहिए जो दोनों को अलग कर सके। हाँ, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस और एनालिटिक्स वेयरहाउस को अलग-अलग करना होगा ताकि एनालिटिक्स का बोझ मुख्य बुकिंग इंजन पर न पड़े। समझ गया। और वो जो हमने शुरू में ई कॉमर्स साइट वाले डिजास्टर की बात की थी, जहां गलत बैंक वालों को भी डिस्काउंट मिल गया, वहां तकनीकी स्तर पर क्या गड़बड़ हुई थी? वो टाइट कपलिंग का नतीजा था। मतलब चीजें आपस में बहुत बुरी तरह उलझी हुई थी। अच्छा। जब पेमेंट प्रोसेस करने का कोड और डिस्काउंट कैलकुलेट करने का लॉजिक एक ही जगह लिख दिया जाए बिना किसी लेयर के, तो एक छोटा सा बदलाव पूरे सिस्टम को हिला देता है। तो इसे सही कैसे करते? अगर आर्किटेक्चर सही होता तो डिस्काउंट लॉजिक को एक अलग रूल इंजन पैटर्न में रखा जाता। पेमेंट गेटवे सिर्फ ये बताता कि कार्ड किस बैंक का है और रूल इंजन तय करता कि छूट देनी है या नहीं। मतलब दोनों अपना अपना काम करते, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। बिल्कुल। यही वजह है कि कभी-कभी बैंकिंग साइट्स में कोई छोटा सा पैच इंस्टॉल होता है और पूरा पोर्टल क्रैश हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत आम है। क्योंकि वहां मॉडिफाइबिलिटी की कमी है। कोड इतना नाजुक है कि एक जगह हाथ लगाओ तो पूरी इमारत तरकने लगती है। एक अच्छे आर्किटेक्चर का मतलब ही यही है कि भविष्य में बदलाव करना आसान हो। तो क्या रियल वर्ल्ड के जो बड़े एप्लीकेशंस होते हैं वो सिर्फ किसी एक ही पैटर्न पर चलते हैं, या हम इन सबको मिलाकर एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर बना सकते हैं? रियल वर्ल्ड सिस्टम्स हमेशा, मैं कहूंगी हमेशा, हाइब्रिड होते हैं। कभी किसी एक टेक्स्ट बुक पैटर्न पर नहीं चलते। अच्छा। इसे डोमेन डिकॉम्पोजिशन कहते हैं।
एक विशाल ऐप को अलग-अलग हिस्सों में तोड़ते हैं और हर हिस्से के लिए बेस्ट पैटर्न चुनते हैं। मतलब जैसे किसी ई-कॉमर्स कंपनी का पूरा बैकएंड एसओए पर चल रहा हो, जहां हजारों सर्विसेज बात कर रही हैं। हाँ, और वही डेटा जब मेरे मोबाइल ऐप पर आता है तो वो ऐप अंदर से एमवीसी पैटर्न यूज कर रहा होता है ताकि स्क्रीन पर फोटोज और प्राइस जल्दी से लोड हो सकें। एकदम सही। एक महान आर्किटेक्ट वही है जो अलग-अलग पैटर्न्स की ताकतों को एक साथ गूंथ दे, ताकि सिस्टम भारी ट्रैफिक भी झेल ले, हैकर्स से भी बचे और यूजर के लिए तेज भी हो। तो इस पूरी गहरी चर्चा से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कोई किताबी ज्ञान या बस भारी भरकम शब्दों का दिखावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल आर्ट है, सही टैक्टिक्स और सही पैटर्न्स को पहचानने की कला। और आप देखिए ना, आज हम जो भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे कैब बुक करना हो, खाना मंगाना हो या कोई वीडियो देखना हो, सब कुछ हमारे फोन्स में है। ये सब इन्हीं पैटर्न्स की मजबूत नींव पर खड़े हैं। जब कोई ऐप बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है ना, तो उसके पीछे कोई जादू नहीं है, वो एक सही डिजाइन रेसिपी का कमाल है। और जब ऐप क्रैश होता है या पैसे गलत जगह भेज देता है तो समझ लो पीछे किसी ने गलत पैटर्न चुन लिया है। मतलब सॉफ्टवेयर की दुनिया भी एक बड़ी इमारत बनाने जैसी है, बस ईंट सीमेंट की जगह कोड के ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इन सब के बीच ना एक विचार है जो मुझे अक्सर थोड़ा बेचैन कर देता है। अरे ऐसा क्या विचार है? देखिए, आज हम लेयर्ड पैटर्न, एमवीसी या ब्रोकर पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये सब इंसानों के दिमाग की उपज है ना? हाँ, इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं। लेकिन अब एआई और मशीन लर्निंग जिस तेजी से हमारे कोडिंग और डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब एआई खुद पूरे के पूरे सिस्टम्स जनरेट करेंगे। अरे हाँ, एआई तो अब खुद बग्स फिक्स कर रहा है और डिजाइन सजेस्ट कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में ये ताकतवर एआई कुछ ऐसे नए, एकदम एलियन किस्म के आर्किटेक्चरल पैटर्न्स खुद ही बना लेंगे? बाप रे। कुछ ऐसा जो इतना कॉम्प्लेक्स हो कि इंसानी दिमाग उसे डिकोड ही ना कर पाए। क्या हमारी ये पुरानी रेसिपी बुक कुछ सालों बाद बिल्कुल बेकार हो जाएगी? ये तो वाकई मतलब दिमाग हिला देने वाली बात है। जब मशीनें खुद को ही डिजाइन करने लगेंगी तो उस नए युग का ब्लूप्रिंट कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है।